जाहिर की कि हर किसी को अपने अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। हर मजहब को आप कन्विंस तो कर सकते हैं किसी को कि आप हमारा मजहब इख्तियार कर लें, लेकिन जोर जबरदस्ती आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आप कन्विंसिंग पावर आपके पास है, नॉलेज है, विजडम है, अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन जो जहां पे है उसको एज इट इज रिस्पेक्ट देना और उसको एक्सेप्ट करना, मेरे ख्याल से ये एक इंसान की सबसे अवलीन तरजीह है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुझे आज मौजूद दिया गया है और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इंसान का जो आगाज है वो कैसे होता है। इंसान के अगर आप पहले 10 सालों में गौर करें तो इंसान का आगाज जीन से होता है। जीन्स जो है वो माँ के पेट में उसकी परवरिश होती है, 9 माह वो माँ के पेट में बच्चा रहता है। अच्छा, गौर करेंगे ना अगर आप, तो जो हरकतें जो एक्टिविटीज माँ करती है वो 9 माह में, वही एक्टिविटीज बच्चे भी अक्सर करना शुरू कर देते हैं। और जापान और जर्मनी 2 मुल्क वाहिद ऐसे हैं दुनिया में कि जो कंसीव ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी है उसको काउंट करते हैं वर्ल्ड। जैसे अगर वो पैदा होता है तो पैदा होने के 3 माह के बाद उसकी एज को वो 1 ईयर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब बच्चा कंसीव हुआ तो उसी दिन दुनिया में आ गया। उस 9 माह के दौरान वो एक लड़की को चार्ट देते हैं कि आपने ये सवालात हल करने हैं, आपने ये किताबें पढ़नी है, ये आपने मूवीज देखनी है, ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करनी है आपने, और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज करनी है। क्योंकि उनकी रिसर्च ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड सबसे आसान आपके माँ के पेट में होता है। 2 स्टेप, तीसरा स्टेप, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पहला इंटरेक्शन है वो मौसम के साथ होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि बच्चा पैदा होते ही रोता क्यों है? ये भी तो हो सकता है कि वो हंसे, क्योंकि ये दोनों इमोशंस इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो रोता है क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट से अनकंफर्टेबल होता है और उसको सर्दी या गर्मी लगती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए उसको रोना आ जाता है। ये 3 एलिमेंट। चौथा एलिमेंट, जब आपके कान में अजान देनी जाती है या जो मज़ाहिब के लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुख्तलिफ रस्मात करते हैं, उसको पैदा होते ही मजहब दे दिया जाता है। 5वां एलिमेंट, उसको पैदा होते ही नेशनैलिटी दे दी जाती है, उसको पैदा होते ही फिरका दे दिया जाता है कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, या क्रिश्चियंस के अगर तुम कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो। इसी तरह जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको वो दे दिए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ये कलर है आपका, ये भी कलर भी आपका अपना जाती नहीं होता। ये जैसे ही पेरेंट्स का कलर हो वैसे ही मिलता जुलता बच्चा उसके करीब कर होता है। उसके बाद आपकी परवरिश हुई, आपको मस्जिद भेज दिया गया, आपको मंदिर भेज दिया गया, आपको गुरुद्वारे भेज दिया गया, या आपको टेंपल में भेज दिया गया, या आपको सिनागॉग में भेज दिया गया। आप जिस भी घर पैदा हुए आपको उसी इबादत गाह में, उसी जो स्कूल ऑफ थॉट में आप पैदा हुए वहां भी आपको भेज दिया गया। उसके बाद आपको ये बता दिया गया कि आप शेख हैं, आप बोरी हैं, आप भट्ट हैं, आप राजपूत हैं, आप राई हैं, ये भी आपको टैग लाइन्स जो हैं वो दे दी जाती है। हत्ता कि आपका नाम भी आपका नाम नहीं होता, आपको पेरेंट्स नाम देते हैं। और नाम के बारे में रिसर्च हुई तो 80% लोगों ने कहा कि हमें अपना नाम पसंद नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम अपना नाम तब्दील कर सकते हैं। अब आप अपने पहले 10 सालों में गौर करें, जो मध्यम तबके में पैदा होंगे वो सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, उनकी ग्रूमिंग दूसरा से हो जाएगी। जो एलीट क्लास में पैदा हो जाएंगे वो ग्रामर स्कूल में चले जाएंगे, उनकी ग्रूमिंग दूसरा से होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखें ना, पहले 10 साल अगर आप गौर करें, पहले 10 साल तो ना आपने मजहब बाई चॉइस किया, ना आपने नेशनैलिटी बाई चॉइस की,
पहले 10 साल की जिंदगी है वो ही अब सारी जिंदगी की जो उसकी कॉन्सेप्ट्स, उसकी फिलॉसफीज, उसकी आइडियोलॉजीज बन चुकी होती हैं, वो ही अगले 50 साल उस पर ना सिर्फ कायम रहता है, वो उस पर लड़ता पड़ता भी है। और वो ये सारी जिंदगी ये साबित करता रहता है कि जो मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो बेहतर है, और जो तुम्हारी फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट या रिलीजन ऑफ लाइफ है वो मुझसे कम तर है। और मतलब बात इसमें ये है कि पहले 10 सालों में आपने कोई एक भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया होगा जिससे सारी जिंदगी आप फख्र महसूस कर रहे होते हैं। अब एक इल्मी और गैर इल्मी शख्स में फर्क ये है कि वो तहकीक करता है, वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज, मुख्तलिफ रिलीजन्स, मुख्तलिफ फिलॉसफीज को देखता है। जैसे मैं करतारपुर भी गया, ननकाना साहब भी गया, मैंने तख्त भाई की विजिट किया और मैं टेक्सा भी गया, मैं अभी हरपा भी गया और हो सकता है अभी मोहल्ले दौरों भी जाऊँ, क्योंकि जहाँ जहाँ से मज़ाहिब का आगाज हुआ है वहाँ वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर मिल सकती है। तो जैसे ही आप एक्सपोजर का और सफ़र का सिलसिला अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लम्हा ब लम्हा तो ग्रूम होती जाएगी। अब इंसान के 4 एलिमेंट हैं, सबसे लेक्चर जो छोटा करूँगा, फिर आपके साथ में लम्हा सेशन जो है वो सवाल जवाब करूँगा, फिर आपके दिमाग में जो भी सवाल आया आप कर लीजिएगा। इंसान की जो अगर आप गौर करें तो उससे 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहले उस जो आपका जो जिस्म है अगर आप उससे गौर करें तो इसके अंदर आग है, हवा है, मट्टी है और पानी है। इन चारों चीजों का अशिया का मिक्सचर हुआ तो इंसान बना। आग, हवा, मट्टी और पानी। इंसान में फिर उसके बाद 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इंसान में रूह है, जिस्म है, दिल है और दिमाग है। इन चारों एलिमेंट्स की खुराकें भी अलग अलग है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि 50-60 साल की जिंदगी में जब लोग पहुंचते हैं तो वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो दिमागी और क्रिएटिव काम है वो करना छोड़ दिया होता है या कम कर देते हैं। तो जो दिमाग का जो एलिमेंट है वो कमजोर होता रहता है। जब वो कमजोर होता है तो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। जब वो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो आपकी बॉडी पे मुख्तलिफ तरह से लोग मुख्तलिफ तरह से बीमारियां अटैक कर रही होती हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि आपके घर में जब 4 लोग रह रहे हैं तो कोई वबा आती है किसी किस्म की भी, तो वबा से चारों इफेक्टिव नहीं होते, कोई एक ही कोई इफेक्ट होता है। वो इसी इफेक्ट होता है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो उसमें बीमारियां और तकलीफें वो ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। अब ये मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बताए और इंसान की जो मटेरियल है वो बताया आपको। अब इसको डिस्कवर कैसे करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। क्योंकि जब अगर आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है तो आपको जिंदगी गुजारनी आसान हो जाएगी। एक होते हैं इंट्रोवर्ट लोग और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो अपने साथ तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो लोगों के साथ, हजूम के साथ रहना पसंद करते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं अगर वो महफिल में जाएंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं अगर वो तन्हाई में रहेंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो एनर्जी अपने अंदर से लेते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो अपनी एनर्जी बाहर से लेते हैं, बाहर से। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप कौन सी पर्सनैलिटी है। ये आपके दोस्त ही बता देते हैं आपको आपके बारे में, और आपके रिश्तेदार
रेशो ज़्यादा हो जाएगी। और जो अगर आप एक्स्ट्रावर्ट हैं तो आप वो वाली जॉब करेंगे जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। आपके दिमागों में जो भी सवाल आ रहे हैं वो आप लिखते रहिए, फिर हम इससे जो भी आपके सवाल होंगे हम सवालों का वक्त जो है वो ज़्यादा रखेंगे। फिर इंसान, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ टू डेवलप माई सेल्फ गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च किया? 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, अच्छा आप अगर गौर करें तो ये 500-600 लोगों में 20 हाथ खड़े हुए, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हरीम शाह को जानते हैं, तो सबको बताओ उसके बारे में। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको ड्राइव करता है टूवर्ड सर्चिंग। ठीक है, पता चल गया। आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको ड्राइव करेगा। हरीम शाह या इस्लाम के रोल कैंडल्स, ये आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा या किसी भी किस्म की और जिससे हम अपना वक्त चलाते हैं, क्योंकि इंसान के पास एनर्जी है, टाइम है, रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज अगर सही सिमत में लगाएगा तो वो अल्टीमेटली अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर भी कर सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप भी कर सकता है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी जिंदगी में, आप जब जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तो आपको आने वाले वक्त में आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको काम आएगी, ना कि ये वो सिर्फ तरह के स्केड्यूल। अब आपके पास जो भी सवाल है वो आप कर लीजिए, हम बाकी टाइम जो सेशन का है वो सवाल जवाब फिर रखेंगे, जो भी आपके दिमाग में सवाल है। अब माइक आप दे दीजिए और क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जी बच्चे, थोड़ा सा माइक आपने ना थोड़ा सा नीचे रखना है। जी सर, अक्सर लोगों के कमेंट्स आप पे अफेक्ट करते हैं। अक्सर लोगों के कमेंट्स आप पे अफेक्ट करते हैं सर। इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्या बताइए, इसका क्या रहता है कि लोग आपके बारे में जो बोलेगा? ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये तो ज़्यादा कम कर दीजिएगा सामने वाला। आपको पता है कि जो रॉकेट जो चांद पे जाता है, आपने इसके बारे में जो सुना होगा, तो वो उसका जो फ्यूल होता है, रॉकेट में जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है, वो 90% जो उसका फ्यूल है वो सिर्फ 10% जो सफर है उससे खत्म हो जाता है। 90% फ्यूल 10% सफर पे खत्म हो जाता है, और जो बाकी का जो 90% जो रास्ता बच जाता है वो बाकी का जो 10% फ्यूल है वो पूरा कर देता है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है, जब वो कशिश सकल होता है ना, तो उसकी पावर कम इस्तेमाल होती है, एजेंसी। एक बात, लेकिन इससे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जो फ्यूल्स के टैंक्स हैं वो खाली होते रहते हैं, वो फ्यूल्स के टैंक जहाज जो है वो रॉकेट जो है वो उनको साइडों से फेंकता चला जाता है। तो जिंदगी में अगर आपने भी ग्रो करना है और आपने भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, अगर आपने भी रॉकेट की तरह चांद तक पहुंचना है, तो ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं कि मेरे रिश्तेदार ने क्या कह दिया, मेरे
ये मेरी नेक पुलिंग बहुत है माशरे में। इन सारी चीजों से जब तक आप आलाकरण नहीं हो सकते तो जो सिलेंडर्स हैं वो आपके रॉकेट के साथ लगे रहेंगे, जो आपको मुसलसल नीचे पुल करते रहेंगे। और आपको इससे कोई बड़ा काम नहीं करना, आपको बड़ी रिस्पेक्ट से और बड़े प्यार से आपने अपनी सिमत को देखते हुए, अपने फोकस को देखते हुए, अपने शौक को, अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए देखते रहे। लोग बातें करते हैं, लोगों का काम है बातें करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे नजर नहीं आ रहा जी। जी जी बोलते आप सवाल से डालें। यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइन लगवा दें जो है सवाल करते हैं। उनको सबको देखिए बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है स्टूडेंट ने कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गेम्स, और स्टूडेंट ने पूछा है बहुत ज्यादा इस पे टाइम लग जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए। इंसान है ना, कल बात कर रहे थे हम बैठे हुए कमरे में, अगर इंसान को आप कहें कि 5 मिनट के लिए खामोश बैठा है आंखें बंद करके, तो उससे 5 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग इसको एक्टिविटीज की और डिफरेंट जगहों पे जाने की या डिफरेंट काम सोचने की करने की इतनी बचपन से आदत पड़ जाती है कि इसको हर वक्त कुछ ना कुछ करना है। हर 10 मिनट के बाद मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत खास मैसेज आने वाला है जो फिर भी नहीं आता। उस मैसेज की इंतजार करते रहते हैं और दिल में जो अरमान है, जो ख्वाहिशात है, वो उसका पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई ना मैसेज आता है और ना ही कोई अच्छी खबर आती है जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। अब इंसान ने दिमाग में इसको एक्टिविटी चाहिए करने के लिए। अगर आपका दिमाग किसी पॉजिटिव और मोटिवेशनल एक्टिविटी में मसरूफ नहीं है, डिस्कशंस में, फलसफे में, बहस में, तकरीरी मुकाबले में, स्पोर्ट्स में, मोटिवेशनल मूवीज देखने में, या एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी की रिसर्च करने में, अगर कोई दिमाग मसरूफ नहीं है, क्योंकि इस दिमाग को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये बोतल है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ, इसको रोक सकता हूँ, क्योंकि ये टेंजिबल है, इसको काम किया जा सकता है। दिमाग एक टेंजिबल मशीन है जिसको कंट्रोल फिजिकली नहीं किया जा सकता, इसको चैनलाइज किया जा सकता है। अगर आपकी जो एक्टिविटीज है, अगर आप अपनी एक्टिविटीज को पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ मोल्ड करना शुरू कर दें और उससे मसरूफियत हासिल करना शुरू कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मोबाइल से ज्यादा उन दूसरी एक्टिविटीज में प्लेजर मिल रहा होगा, हैप्पीनेस मिल रही होगी,
प्लेजर्स को, हैप्पीनेस को, सेटिस्फैक्शन को डाइवर्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव हेल्थी एक्टिविटी, इन सम वॉलंटियर वर्क, इन सम फिलैंथ्रोपी वर्क, तो आपका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आपसे आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल पे ध्यान आपकी छूटना आसान हो जाएगा। तो बंदे का जो गुस्सा होता है वो परसेंटेज बहुत अधिक होता है। अगर बंदा गुस्सा है तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? रिपीट करने का सवाल है। गुस्सा होता है तो बंदे की परसेंटेज बहुत तय करता है। अच्छा, याद रखो कि माइक पे लोग बहुत आहिस्ता बोलते हैं या बहुत ऊंचा बोलते हैं। अब जब जो भी माइक को इस्तेमाल करें तो उसको थोड़ा सा दूर रख के बात करें ताकि बात को समझ आ जाए। भाई ने सवाल किया है कि जो गुस्सा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और गुस्से पे काबू कैसे किया जा सकता है। जो 6 इमोशन होते हैं ना इंसान के, जो हर वक्त एक इमोशन गालिब रहता है इंसान को, उसमें से गुस्सा भी है। उसको किसी न किसी वजह से किसी न किसी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो कभी भी जो अगर आप, मैं तकरीबन 12 साल की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जब भी डांट पड़ती थी बॉस से या ऑनर से, तो मेरे कोलीग भी कहते थे कि मैं आज रिजाइन कर दूंगा, बस मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, मैं रिजाइन करने के लिए चाहता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हैं? वो कहते हैं मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, मेरी कदर नहीं की। तो मैंने कहा आप मेरे कहने पे ये रिजाइन कल तक पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि आज ना दें, आप कल दे सकते हैं। जहां आपने 4 साल गुजारे हैं, क्या एक दिन वहां पे और गुजार सकते हैं? तो कहते हैं हाँ, इस केस में कोई मसला नहीं, मैं कल आके रिजाइन दे दूंगा। तो मेरे 12 साल करियर में आज तक अगले दिन आके किसी ने भी रिजाइन नहीं किया, क्योंकि हज़रत अली भी फरमाते हैं जिंदगी में कोई भी फैसला ना तो गुस्से में करना चाहिए और ना खुशी में करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों हालतों में आपके इमोशंस हाई पिच पे होते हैं। तो जब आप हाई पिच पे इमोशंस हो आपके, और आप जो बातें कर बैठते हैं और आप जो डिसीजन ले बैठते हैं जो पूरे नहीं होते, फिर दूसरा पछतावा होता है। इसकी साइंटिफिक रीजन क्या है? जब आप सोते हैं, रात एक पूरी गुजारते हैं, तो आपकी रूह कान से जुदा होती है। जब आप रात को सोते हैं तो जैसे ही आप सो के दोबारा उठते हैं, नाउ यू आर अ फ्रेश पर्सन। जो उस वक्त आपका गुस्सा और आपके इमोशंस हाई थे, वो इमोशंस जब डाउन होते हैं तब आप जिंदगी में बेहतर फैसला कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब गुस्सा आए, खड़े हुए हैं तो बैठ जाए, बैठे हुए हैं तो लेट जाए, लेट के पानी पीजिए, और जितना हो सकता है उसको डिले करें। जितना आप डिले करते जाएंगे आपका चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका फैसला ठीक होगा। जी, जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं तो हमें जज्बा आता है, तो 5 मिनट का क्यों है? सवाल सुनिए सबने कि मोटिवेशन को सुनते हैं, जब सुनते हैं तो जोश आ जाता है, और उसके 5 मिनट के बाद, 5 मिनट थोड़ा टाइमिंग आया वैसे आपने 2-3 घंटे तो असर निकल जाता है। 5 मिनट के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, यही है ना मतलब आपका। अच्छा, आप देखिए, कभी गौर करेंगे कि सोचता था अजान सबको आती है, मैं हमेशा सोचता था कि एक ही अजान है, सवाए फजर की अजान में 2-3 अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, इजाफी होते हैं, एक ही अजान है। कितनी नमाजें हैं सबको पता है, नमाजों के टाइम सबको पता है। तकरीबन 1:30 बजे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ज़ोहर की नमाज होती है, 4 से 5 बजे के करीब फजर की नमाज होती है, असर की नमाज 4 से फिर 5 फिर 7 फिर 9।
नमाजों के टाइम की सबको याद है, याद है? फिर अजान क्यों? इंसान को कुरान में कहते हैं, कुरान कहता है इंसान भूलने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि रूह, जिस्म, दिल और दिमाग, इन चारों की खुराकें अलग अलग होती हैं। जो अभी आपने नाश्ता किया तो आपको भी थोड़ी देर के बाद जब लंच टाइम होगा तो भूख लग जाएगी, तो आप खाना खाएंगे। जब रात होगी तो आपको फिर भूख लग जाएगी, तो आप फिर डिनर करेंगे। इसी तरह जो इमोशन है, जो दिमाग है, उसकी खुराक होती है। और ये खुराक दिमागी मुसलसल लेनी पड़ती है। जैसे ही आप इस खुराक को, ये सारी चीजें लेनी पड़ती है। जरा खड़े होकर सवाल किया था। अच्छा, अब आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात का खाना खाया और आप 3 दिन तक आपका मैंने बहुत खाना खा लिया, मैं 3 दिन तक भूखा रहूंगा? नहीं हो सकता। जिस्म की खुराक है, इसी तरह इमोशंस और दिमाग की भी खुराक है इल्म हासिल, मोटिवेट होना, अपने आप को इमोशनल रखना। तो ये खुराक आपने जैसे जिस्म की लेते हैं, या जैसे आप रोजाना शावर लेते हैं, आपका जिस्म गंदा हो जाता है। आप 3 दिन अपने जिस्म को अगर साफ नहीं कर रहे तो आपके जिस्म से हमक आनी शुरू हो जाती है, तो आपको शावर लेना पड़ेगा। इसी तरह दिमाग की खुराक है ये कि जितना हो सकता देते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। जी सर जी, मैंने ये फील किया सर, इससे ज़्यादा मोहब्बत किया जाए ना तो वो दूर जाते हैं। सवाल किया है कि जिनसे मोहब्बत होती है वो दूर जाते रहते हैं। कोई ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम बनाया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम खुद ही कर देंगे। आप ये बताएं, मैं जिसका आशिक हूँ वो मुझ तक कैसे आ सकती है? कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद ही पढ़ूंगा? एक तो मोहब्बत है वो आपने सुना होगा कि फर्स्ट लव होता है, लव एट फर्स्ट साइट, ये आपने जुमला सुना होगा। दूसरी बात ये है कि एक तो बात ये है कि इससे पहले मैं आपको नूर जहां की बात बताता। नूर जहां की बेटी थी ज़िले हुमा, ज़िले हुमा को मोहब्बत हो गई। वो नूर जहां के पास आती है तो कहती है कि अम्मा मुझे मोहब्बत हो गई है किसी से। तो नूर जहां ने कहा जिंदगी में कभी उससे शादी ना करना जिससे तुम मोहब्बत करती हो। जब भी शादी करनी हो उससे करना जो तुम्हें मोहब्बत करे। तुम्हें सारी उससे शादी की जिससे तुम मोहब्बत करती हो तो सारी जिंदगी तुम्हें उसके नजरे उठाने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि उससे मोहब्बत, उससे शादी करो जो तुम्हारे नजरे उठाए। तो मेरे भाई, आप अपने आप को मुकाम इतना बुलंद करें कि लोग आपके करीब आए, आपकी नॉलेज की, आपके मुकाम की और आपकी सक्सेस की वजह से। क्योंकि लड़कियों को ज्यादातर सक्सेसफुल
पैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। तो जिसके पास पैसा होता है सर, लोगों की तरफ दिल में तो उतना की तो दिल होता है सर, और आम इंसान के पास तो दिल होता है। इन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, और फिर लोग पैसे को क्यों इतना दाई करते हैं या पैसे वालों को इतना क्यों पसंद करते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते थे कि मैं पैसे वालों की महफिल में बैठता हूँ और पैसा इसलिए ज़्यादा कमाता हूँ कि मुझे उनकी महफिल में बैठ के महरूमी महसूस ना हो, और इल्म इसलिए ज़्यादा हासिल करता हूँ जब इल्म वालों की महफिल में बैठूं तो अपने आप को कमतर महसूस ना करें। कहीं बिना ये बात नहीं आई कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है या पैसा जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मुकाम ना दिला सके। पैसे की अपनी अहमियत है और इल्म की अपनी अहमियत है। जिन लोगों के पास ये दोनों ताकतें होती हैं, इल्म की ताकत और पैसे की ताकत, तो वो दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी नेक्स्ट सर, ये सवाल पूछना था और मुझे था कि ना पंचायत मीटिंग में उनसे प्रॉब्लम्स एड्रेस की जा रही है, तो हमारा माइंड चोट देता है और दिल भी चोट देता है, तो हमें दोनों में से किसकी सुननी चाहिए और सुननी चाहिए वो क्यों, और जो काम उसके कनेक्शन है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि दिमाग की बात सुननी चाहिए या दिल की बात सुननी चाहिए। अच्छा, कभी जिंदगी में आपने ये कहा है, कभी जिंदगी में आपने ये सोचा है कि मेरा दिमाग कर रहा है ये दिल खाने को, मेरा दिमाग कर रहा है चिकन खाने को, मेरा दिमाग कर रहा है सब्जी खाने को, मेरा दिमाग कर रहा है ये करने को, मेरा दिमाग कर रहा है ये पहनने को, मेरा दिमाग कर रहा है कि ये लोग ऐसा समझे। हमेशा जो जिक्र है ज़्यादा तो आप अपनी जिंदगियों में दिल कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं ये काम करूँ, मेरा दिमाग का हम इतना वेटेज नहीं देते जिंदगी में। ये दोनों का एक जो दिमाग है वो लॉजिक से है और जो दिल है वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको तवानाई देते हैं। अब जो लोग इन दोनों का बड़ा इंटेलिजेंट इस्तेमाल करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ दिल की सुन के, अगर लेट्स सपोज आपका दिल कर रहा है कि आप इंटरनेट कैफे शुरू कर दें, लेकिन अब इंटरनेट कैफे का दौर नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं इस वक्त जो गुजर रहे हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस देखा हुआ, पोस्ट ऑफिस देखा ना आप लोगों ने, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस देखा हुआ यानी कि खत देखा हुआ है और ईमेल भी कर रहे थे आप लोग। ये वो नस्ल है जो बहुत बड़ी दुनिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्यूटर की, इस नस्ल ने वो दोनों चीजों को अहाता किया, दोनों चीजों को देखा है। आपने खत भी भेजा, आपने ईमेल भी की, आपने फिर एक और बात इस नस्ल की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने सभी बदलते हुए देखी है, यानी कि 1900 से 2000 होते हुए भी इस नस्ल ने देखी है। अब ये वाला इंसान 1000 साल के बाद आएगा जो 20,000 को 30,000 में, 2000 को 3000 में बदलते हुए देखेगा। तो जो लोग जैसे इंटरनेट कैफे, आपको दिमाग आपको फौरन कहेगा कि अब सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट कैफे कोई नहीं चलता। एक जमाने में पीसीओ वो चलते थे, आपके इलाके में पीसीओ होंगे, पीसीओ वो चलते थे। अब अगर कोई पीसीओ खोलेगा तो उसकी दुकान नहीं कर सकती, इसीलिए दिमाग आपको बताएगा कि आने वाला ट्रेंड कौन सा है, और दिमाग को दिल के साथ मैच करके अगर आप डिसीजन करेंगे वो डिसीजन बेहतर होगा।
होती है, नेसेसरी होती है। क्योंकि मोटिवेशन से बंदे की होप हाई हो जाती है, मोरल हाई, फीलिंग हाई हो जाती है, ठीक है। बट जैसा कि आपने ये कहा था कि जब बंदे की फीलिंग्स पीक पे होती है तो उसको अपनी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर उसकी फीलिंग हावी होती है, करेक्ट। तो बंदे को फिर कब डिसीजन लेनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा आपने बहुत से क्वेश्चन, थैंक यू। आपकी फीलिंग्स तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है जब आप नॉर्मल हालत में हो, क्योंकि जो नॉर्मल हालत में जो आप डिसीजन लेंगे उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व है। जब आप इमोशंस की हाई पीक में मौजूद हैं और अगर आप उस वक्त डिसीजन लें तो उस डिसीजन में चांसेस ज्यादा है गलती के, क्योंकि उस वक्त आप हाई इमोशन में हैं। अपने दिमाग को नॉर्मल हालत में आने दें, बस नॉर्मल हालत में आने में सिर्फ आपको एक रात ही गुजारनी है। जैसे ही आप नाइट गुजारेंगे फिर अगले दिन जब आप सो के डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपका ठीक होगा। जी जी बोलिए सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी आज तक चल रही है उसमें बंदा वो अट्रैक्ट हो तो उसमें लाइक एडिक्शन भी उसको होती है कि बस यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है। तो हम ऐसा क्या करें आज की कौन सी मतलब वगैरह कि बंदा टेक्नोलॉजी की यूज करे और उसको एडिक्शन ना हो। अच्छा, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपको इसका एक डिफरेंट एंगल से जवाब देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त चौथा बड़ा मुल्क है जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस करता है। दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है। फ्रीलांसिंग का बिजनेस समझते हैं आप लोग? फ्रीलांसिंग ये होती है कि अमेरिका, यूरोप, यूके, न्यूजीलैंड, रशिया, इनमें से अगर कंप्यूटर से रेलेवेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग से या वेबसाइट डेवलपमेंट या जो कंप्यूटर से रेलेवेंट काम होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज महंगे होते हैं। वहाँ पे कम से कम लंदन में 1000 पाउंड लेता है एम्प्लॉय के काम करने के लिए, और यहाँ पे 1000 पाउंड के 6 एम्प्लॉय आ जाते हैं काम करने के लिए। तो वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपाइंस जैसे मुल्कों में भिजवाते हैं ताकि कॉस्ट रिडक्शन हो सके। तो अगर आपको इतना ही शौक है डिजिटल वर्ल्ड का, टेक्नोलॉजी का, तो आप इसको फाइनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सीख करें और प्रोजेक्ट सीख करने से जो भी आपको वहाँ से प्रोजेक्ट मिलते जाएं वो आप करते रहें। इस तरह आपको वो शौक भी पूरा हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी को यूज करने का, और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। ये है सर जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एटीट्यूड का कोई काम नहीं। वेरी नाइस। आप लोगों ने बर्फ का तोता देखा होगा। बर्फ का तोता ना 80% सतह समंदर से नीचे होता है। जो समंदर की सतह होती है वो नजर नहीं आता, और 20% जो तोता है, जो तोते को समझने के बहुत बड़ा एक आइसबर्ग होता है, पहाड़ होता है बर्फ का। अब ये उसकी जो फाउंडेशन है वो नीचे होती है और ऊपर होता है 20%। आप लोगों ने मूवी जो टाइटैनिक देखी थी होगी, देखिए सबने टाइटैनिक तोते से हिट होता है तो वो तबाह होता है, क्योंकि वो तोता ऊपर से छोटा नजर आ रहा होता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम करीब जाके जहाज को मोड़ देंगे, लेकिन जहाज मुड़ता नहीं, क्योंकि ऊपर उसका पार्ट छोटा नजर आ रहा होता है, नीचे वो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे वो जहाज गुजरता है तो उसका नीचे वाली सरफेस है तो तोते उसके साथ टकराती है और वो गिर जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस में इस वक्त जो लोग हायर होते हैं वो एटीट्यूड की बुनियाद पे होते हैं। अब 4-5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। वो कहते हैं कि मेहनती हो, जो काम करने वाला उससे इनिशिएटिव हो, वो मेरा भी काम छीन के खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेरा भी काम करना शुरू कर दे। उसमें टीम बिल्डिंग हो, वो लोगों के साथ काम कर सके, उसमें लेट सिटिंग सीट कैपेसिटी हो। अगर माना कह रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट खत्म करके जाना है तो आपने घड़ी की तरफ नहीं देखना कि टाइम मेरा कंप्लीट हो गया, मैं जाने वाला हूँ। तो जितनी भी पोजीशंस में बड़े
तो अगर एक आदमी गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहन के एक शादी में जाता है, अगर एक आदमी गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहन के एक शादी में जाता है, अच्छा गरीब फटे पुराने कपड़े पहन के शादी में जाता है, तो उस आदमी को शादी में घुसने देते हैं। और अगर वही आदमी एक अच्छे कपड़े पहन के शादी में जाता है तो उस आदमी को शादी में भी घुसने देते हैं। ठीक है। अच्छा इनका सवाल ये है कि अगर कोई गरीब आदमी को फटे पुराने कपड़े पहन के और उसको शादी में एंटर नहीं होने देते, और अगर कोई अमीर आदमी का बड़ा अच्छा लिबास है तो उसको शादी में रिस्पेक्ट के साथ एंटर करते हैं, तो मेरा यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि आप लोगों को ऐसी जगहों पे जाने की ज़रूरत ही क्या है जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। इंसान की रिस्पेक्ट उसके अपने हाथ में होती है। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे इंसानी बुनियाद पे लोगों की रिस्पेक्ट हो, ना कि फटे अच्छे कपड़े देख के लोग रिस्पेक्ट करें। जी आपने कहा कि जो लोग लड़ाई रहना पसंद करते हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, अपने मकसद को अच्छा हासिल कर लेते हैं। ऐसा रीज़न क्या है? जो लोग क्या आपने बोला जो लोग लड़ाई में रहना पसंद करते हैं वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, अपना मकसद अच्छी तरह हासिल करते हैं। ऐसा रीज़न क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जो लोग तन्हाई में रहते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, नहीं कहता। मैंने ये कहा कि वो लोग जो तन्हाई में रहते हैं दो तरह की परसेंटेज होती है। दोबारा बताते हैं आपके, एक होती है जो तन्हाई में एनर्जी लेती है, अकेलेपन, ये कम लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ बैठ के एनर्जी लेते हैं। ये मिलता है कामयाबी का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ मैं आपको कुछ नहीं क्या बता रहा हूँ। वो लोग लड़ा रहते हैं वो लोगों से सर पे ज़्यादा रखते हैं, लोगों से अच्छा करते हैं, ये सब या फिर जो कामयाब होते हैं, जो दूसरों से उठना बैठना होता है या वो ज़्यादा ज़िंदगी में सब सीखते हैं। अच्छा ये दोनों तरह की इसकी मिसालें मिलती हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो तन्हा रहते हैं, राइटर्स भी उसमें शामिल हैं, वो भी तन्हाई पसंद होते हैं। जो फिलोसफर्स होते हैं वो भी तन्हाई पसंद होते हैं। जो साइंटिस्ट फिलोसफर्स और इस तरह की फील्ड में लोग जाते हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं। जो बिजनेसमैन बनते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, ट्रेनर्स बनते हैं, वो लोग होते हैं जो फौज में जाते हैं, वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ उठना बैठना वो अच्छा लगता है। तो दोनों तरह के लोग अपनी अपनी फील्ड में कामयाब होते हैं। टीम वर्क में लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनमें एडजस्टमेंट है, जो लोगों की बात सुनने का हौसला रखते हो और लोगों के आइडियाज, फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट्स को रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप में ये वसत मौजूद है कि आप लोगों को सुन लें और उनकी आइडियोलॉजीज और उनकी फिलॉसफीज को रिस्पेक्ट कर लें, तो फिर लोग ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। जी नेक्स्ट जी सवाल सही है। सुनने तो नहीं यानी इतना ज़्यादा एग्जिस्ट कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? इन्होंने कहा कि
अगर किसी जगह पे नहीं गए हो या उस जगह का विजिट करें, नई किताबों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, नए लोगों को, नए स्कॉलर्स को, नए एक्टिविटीज को, नए एडवेंचर को। जैसे ही आप नई नई चीजों को अपने शामिल करते रहेंगे, उतनी उतनी आपने एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। हर वो काम कर रहे हैं जो जिंदगी में आपने पहले ना किया, और जो आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने में ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिशात करते हैं, आइडियाज बनाते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जितना जल्दी आपके दिमाग में जो भी आइडिया हो उसको इम्प्लीमेंट कर लें, या उससे कामयाबी हो जाएगी या आप उससे सीखेंगे। ये बात सोचो। आपने बोला था कि बताइए कि 10 साल के अंदर एक ग्रुपिंग हुआ है जो फुल लाइफ में भी वही ग्रुप वैसे ही रहता है, माने कि नेचर वही रहती है। मतलब लाइफ में अगर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि जो हमारी ग्रुपिंग हुई है वो उसमें कोई फॉल्ट है या कुछ क्या पता है, तो उससे आप कैसे डील करें? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको ये ख्याल पैदा हो गया, शक इल्म की पहली सीढ़ी है। अगर आपको अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी फिलॉसफी से शक है, तो इसका मतलब है आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और आप उस शक को दूर करते हुए हर थॉट में, हर फिलॉसफी में, हर कॉन्सेप्ट में गुंजाइश रखें, उसको खत्म ना माने। तहकीक का रास्ता, दरवाजा हर वक्त खुला रखें, और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को अपने दिल से सुने और अपनी जो पीछे बैठे थे ना आपका 10 सालों का, उसको साइड पे रख के कोई नई आइडियोलॉजी की फिलॉसफी उठाए। जी जब हम छोटे होते तो हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, जैसे आपके भी होंगे बचपन में कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैं अभी बड़ा नहीं हुआ, अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स के मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो ये लोग ये सोचते हैं कि बच्चा मेडिकल में जाएगा कि इंजीनियरिंग में जाएगा। अब बाकी जो फील्ड होगी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, मगर जो बच्चे जिसका इंटरेस्ट क्या होता है दूसरे के फील्ड से आर्ट डिजाइन में, ग्राफिक डिजाइन में जाना होता है, उसके अलावा उसका इंटरेस्ट होता है। तो फैमिली की वजह से ये लोग कहते हैं कि मुझे इतना सारे साल पढ़ाई करना, ग्राफिक डिजाइनर है, इतना फैशन डिजाइनर करना, इतना साल मुझे पढ़ाना, फिर हमें क्या करना चाहिए? डिसीजन जो है चेंज कर देना चाहिए या फिर उसी डिसीजन के ऊपर जाएंगे कि हमें उसके ऊपर और आप इस बात में नहीं कोई जल्दी नहीं करता, जवाब बताइए। डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, लोग डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट है तो हम समझ नहीं पाते कि हम किस फील्ड में। ठीक है, समझ नहीं आ रही कि किस फील्ड में जाना चाहिए। माँ की ख्वाहिश है डॉक्टर बने, बच्चे की ख्वाहिश है, बाप की ख्वाहिश है इंजीनियर बने, मामा जी कहते हैं साइंटिस्ट बने, चाचा कहते हैं मेरा दिल करता है मेरा बच्चा पायलट बने, वो आखिर में बच्चा कार्टून बन जाता है। मेरे ख्याल से ये वालिदैन को अब सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तो इंग्लिश बहुत सारी मूवीज बन गई हैं, लेकिन तारे ज़मीन पर 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें अब बहुत ज़्यादा इससे बात हो रही है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल और आपके दीन, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन जाए, लेकिन फील्ड चूज करते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में किन चीज़ों के ट्रेंड्स हैं। अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोफेशन चूज करें तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होने के चांसेस है। और जो पेरेंट्स रहते हैं ना, जो बाप खुद
माँ की ये ख्वाहिश होती है जो मैं बन नहीं सकती थी, वो अपनी महरूमियाँ अपने बच्चों को इलाज करने की कोशिश करते। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए कि वो इस तरह से उनको बाहर आना चाहिए। जी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया।